एक देश, 28 राज्य, 8 यूनियन टेरिटरीज। पर इस विशाल सिस्टम में असली बॉस कौन है? पावर किसके हाथ में है? क्या दिल्ली में बैठे लोग सब कुछ डिसाइड करते हैं, या राज्यों के पास भी अपनी आवाज, अपनी ताकत है? इन सारे सवालों का जवाब सिर्फ एक कॉन्सेप्ट में छिपा है, और वो है फेडरलिज्म, जिसे हम संघवाद भी कहते हैं। ये समझिए इंडिया का पावर शेयरिंग फॉर्मूला है, वो ब्लूप्रिंट जो ये तय करता है कि सेंटर और स्टेट्स के बीच पावर कैसे बटेगी। तो चलिए इस फॉर्मूला को डिकोड करते हैं। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। ठीक है, पावर शेयर हो रही है, पर क्या ये एक इक्वल पार्टनरशिप है, एक बराबरी का रिश्ता, या फिर इस पावर गेम में हमेशा एक प्लेयर का पल्ला भारी रहता है? जैसा कि आप आगे देखेंगे, इसका जवाब इतना आसान नहीं है। ओके, तो इंडिया के यूनिक सिस्टम को ठीक से समझने से पहले चलिए बिल्कुल बेसिक्स पर चलते हैं। आखिर ये फेडरलिज्म है क्या चीज? इसकी बुनियाद क्या है? बिल्कुल सरल शब्दों में सोचिए, फेडरलिज्म एक बड़े जॉइंट फैमिली जैसा है, जहां पर घर के बड़े यानी सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे घर के लिए बड़े फैसले लेते हैं, जैसे घर की सिक्योरिटी या बाहर के लोगों से रिश्ते, और हर कमरे के लोग यानी स्टेट गवर्नमेंट्स अपने अपने कमरे के मामले खुद सुलझाते हैं। मतलब पावर एक जगह बंद नहीं है, वो बटी हुई है। अब किसी भी ऐसे सिस्टम को ठीक से चलाने के लिए 3 चीजें फाउंडेशन में होनी ही चाहिए। पहला, एक रूल बुक, जो है हमारा लिखित संविधान। दूसरा, उस रूल बुक में साफ साफ लिखा हो कि किसका क्या काम है, यानी पावर का डिवीजन। और तीसरा, अगर सेंटर और स्टेट में झगड़ा हो जाए तो एक निष्पक्ष अंपायर भी तो चाहिए, और वो है हमारी आजाद अदालत यानी इंडिपेंडेंट जुडिशरी। ये 3 इसके स्तंभ हैं। तो ये तो हो गई थ्योरी। अब आते हैं प्रैक्टिस पर। इंडिया में क्या सीन है? देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने कोई फॉरेन मॉडल सीधा कॉपी पेस्ट नहीं किया। उन्होंने भारत की जरूरतों के हिसाब से एक बिल्कुल मेड इन इंडिया डिजाइन तैयार किया। और यही है इंडिया का स्पेशल फ्लेवर। हम पूरी तरह से फेडरल नहीं हैं। एक्सपर्ट्स इसे कहते हैं क्वाजी फेडरल सिस्टम। मतलब है तो फेडरल सिस्टम, पर इसका झुकाव थोड़ा सा सेंटर की तरफ है, अ स्ट्रॉन्ग सेंटर। और इसके पीछे एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक वजह थी। आज़ादी के वक्त देश का बंटवारा। तब सबसे जरूरी था देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना। तो ये पावर डिवाइड की कैसे गई? इसके लिए संविधान के 7वें शेड्यूल में 3 लिस्ट्स बनाई गई हैं। पहली है यूनियन लिस्ट। इसमें डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स जैसे नेशनल इंपॉर्टेंस के सब्जेक्ट्स हैं, जिन पर सिर्फ और सिर्फ सेंटर कानून बना सकता है। दूसरी है स्टेट लिस्ट। इसमें पुलिस, एग्रीकल्चर जैसे स्थानीय मुद्दे हैं। और तीसरी है कॉन्करेंट लिस्ट। ये कॉमन ग्राउंड है, जहां एजुकेशन जैसे विषयों पर सेंटर और स्टेट दोनों कानून बना सकते हैं। पर यहां एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। अगर दोनों के कानून में कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो हमेशा सेंटर का कानून ही माना जाएगा। ओके, तो कागज पर तो सब सेट है, लेकिन रियल लाइफ में, रोजमर्रा के कामकाज में ये पावर शेयरिंग काम कैसे करती है? इसे समझने के लिए हमें सिस्टम की वायरिंग देखनी पड़ेगी कि आखिर सेंटर और स्टेट्स आपस में जुड़े कैसे हैं। तो पहले बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस की, मतलब डे टू डे कामकाज। यहाँ सेंटर काफी पावरफुल है। वो जरूरत पड़ने पर स्टेट्स को डायरेक्शंस दे सकता है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ऑल इंडिया सर्विसेज। आपके जिले के डीएम या एसपी वो आईएएस या आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं। उनकी भर्ती और ट्रेनिंग सेंटर करता है, पर वो काम स्टेट गवर्नमेंट के अंडर करते हैं। सोचिए, ये पूरे देश में एडमिनिस्ट्रेशन का एक स्टैंडर्ड बनाए रखते हैं। और अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज पर, पैसा, फाइनेंशियल रिलेशंस। यहां पर भी सेंटर का पल्ला भारी है। ज्यादातर बड़े टैक्सेस जैसे इनकम टैक्स, जीएसटी, ये सब सेंटर कलेक्ट करता है। फिर फाइनेंस कमीशन के फॉर्मूला के हिसाब से इस पैसे को स्टेट्स में बांटा जाता है। मतलब स्टेट्स अपनी फंडिंग के लिए काफी हद तक सेंटर पर निर्भर हैं। और कहते हैं ना, जिसके पास पैसा उसके पास पावर। तो अब तक हमने नॉर्मल ऑपरेशंस की बात की, पर क्या होगा अगर सिस्टम में कुछ गड़बड़ हो जाए? तब आते हैं सेंटर के 2 सुपर पावर्स, या कह लो इमरजेंसी बटन्स। वो हैं गवर्नर का रोल और इमरजेंसी पावर्स। हर स्टेट में गवर्नर होता है, जिसे प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, लेकिन सेंटर की सलाह पर। तो टेक्निकली गवर्नर स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, पर इन रियलिटी वो सेंटर का रिप्रेजेंटेटिव होता है। उनका काम है ये देखना कि स्टेट में सब कुछ संविधान के हिसाब से चल रहा है। एक तरह से वो स्टेट के अंदर सेंटर की आंख और कान है। और इसके बाद आती है सेंटर की फाइनल ओवरराइड पावर, इमरजेंसी। संविधान में 3 तरह की इमरजेंसी हैं। आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी, जब देश पर युद्ध जैसा बाहरी खतरा हो। आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी, जब देश की इकोनॉमी डूब रही हो। और फिर आता है सबसे कंट्रोवर्शियल आर्टिकल 356 यानी प्रेसिडेंट्स रूल।
अगर सेंटर को लगे कि किसी स्टेट में सरकार ठीक से नहीं चल रही तो वो वहाँ की चुनी हुई सरकार को हटाकर डायरेक्ट कंट्रोल ले सकता है। इसका इस्तेमाल काफ़ी विवादों में रहा है, इसीलिए एसआर बोम्मई केस में सुप्रीम कोर्ट ने इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए सख्त गाइडलाइंस बनाई हैं। ऑलराइट, काफ़ी हैवी डिस्कशन हो गई। लेट्स स्विच गियर्स। अब टाइम है एग्जाम कॉर्नर का। देखते हैं आपने कितना ध्यान से सुना। रेडी? हियर्स योर फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 1। हमने बात की थी सेंटर के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल की, तो वो कौन सी सर्विसेज हैं जो सेंटर और स्टेट्स के बीच एक ब्रिज, एक पुल की तरह काम करती हैं? और आंसर है ऑल इंडिया सर्विसेज। बिल्कुल सही, जैसे आईएएस और आईपीएस। यही वो ऑफिसर्स हैं जो पूरे देश में एक जैसा एडमिनिस्ट्रेटिव स्टैंडर्ड मेंटेन करने में मदद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये वाला एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है। प्रेसिडेंट्स रूल, जिसके बारे में हमने बात की, वो कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल के अंडर आता है? सोचिए। द करेक्ट आंसर इज आर्टिकल 356। और हाँ, एक प्रो टिप, इसका ऑफिशियल नाम स्टेट इमरजेंसी है, लेकिन आम भाषा में इसे प्रेसिडेंट्स रूल कहते हैं। दोनों याद रखिएगा। चलिए, अब वक्त है एक लाइटनिंग फास्ट रिकैप का। पूरी कहानी बिल्कुल शॉर्ट में। रेडी, सेट, गो। पॉइंट 1, फेडरलिज्म मतलब पावर शेयरिंग सेंटर और स्टेट्स के बीच। पॉइंट 2, इंडिया का सिस्टम क्वाजी फेडरल है, यानी सेंटर थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग है। पॉइंट 3, 7th शेड्यूल बताता है कि कानून बनाने की पावर किसकी है। और पॉइंट 4, गवर्नर और इमरजेंसी पावर्स, ये हैं सेंटर के अल्टीमेट ट्रम्प कार्ड्स। दैट्स इट। तो आखिर में हम इस सवाल पर आकर रुकते हैं, ये जो सिस्टम है जिसमें सेंटर के पास ज्यादा पावर है, क्या ये देश को जोड़े रखने के लिए एक जरूरी ग्लू है, या फिर ये पावर का असंतुलन ही हमेशा सेंटर और स्टेट्स के बीच झगड़े की वजह बना रहता है? द चॉइस बिटवीन यूनिटी एंड कॉन्फ्लिक्ट, इस पर सोचना जरूर। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए LLB स्टूडेंट अड्डा को फॉलो करें एंड सब्सक्राइब करें। इफ यू वांट एनी न्यू टॉपिक, कमेंट बिलो।